वेलकम टू द मैथ शो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर 4। हम अपना सैंपल पेपर 4 हमारा, इसमें भी हमारा सारे के सारे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई रहेंगे। सेक्शन ए हमारा 1 मार्क्स का रहेगा, इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक हमारे रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन ए का है वो है स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम रूट 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर बच्चों हमारा वो नंबर होता है, या तो फिर हमें होल नंबर मिलना चाहिए या तो हमें नेशनल नंबर के फॉर्म में मिलना चाहिए। जैसे कि समझिए यहाँ पे हमारा है रूट 27। इसको जब हम फैक्टर करेंगे, इसका जो फैक्टर होता है हमारा वो होता है 3 × 3 × 3। 3 3 9, 9 3 27 हमारा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, हमारा ये पेयर में मिल गया हमें, तो हमने इसको बाहर ले लिया। 3 √3 हमारा ये हो गया। अब हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें रेशनल नंबर हमारा मिलेगा। तो हमारा ये जो ऑप्शन है √3, जब इसको हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 × और √3 हो जाएगा फिर से हमारा 3। तो ये हमको मिल जाएगा 9, एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो इसको जब हम √27 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिल जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3। बच्चों सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन kx² + 6x + 4k = 0 आर इक्वल, फाइंड k। हमें इस पे गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx² + 6x + 4k। इसके जो सम ऑफ जीरोस है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो दोनों इक्वल है। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरो और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दोनों ही हमारे इक्वल है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है वो है kx² + 6x + 4k। जो बच्चों सम ऑफ जीरो होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरो जो होते हैं वो उसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब ये समझिएगा, ये होता है हमारा a, ये होता है हमारा b और ये होता है हमारा पूरा टर्म c। तो जो हमारा b हो जाएगा वो हो जाएगा 6, तो यहां लिख देंगे -6/k। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरो। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो होता है हमारा c/a। c है हमारा पूरा का पूरा ये 4k, तो ये हो जाएगा 4k/a। a है हमारा सिर्फ और सिर्फ k। अब जो हमारा सम ऑफ जीरो है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो हमारा गिवन है, इक्वल है हमारा वो। तो हम यहां लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों हमारे इक्वल हैं। तो हम यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है वो इक्वल है हमारा अल्फा बीटा के। सम ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम बोलते हैं अल्फा बीटा। ये दोनों हमारे इक्वल हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं -6/k जो हमारा है वो इक्वल हो जाएगा 4k/k के। ये k से k कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -6/k इक्वल्स टू 4। और जो हम k को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -6/4 इक्वल्स टू k। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3/2। यही बच्चों हमें फाइंड करना था, ये हमारा आ जाएगा आंसर। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 9sec² - 9tan² + 2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 9sec² - 9tan² + 2। यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9 कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sec² - tan² +2। बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा होता है sec² - tan² = 1। ये फॉर्मूला हमारा होता है sec² में से जब हम tan² को माइनस करते हैं तो हमारा 1 आता है। तो इस फॉर्मूले को हम इस पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9, स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी जगह हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पे हम रख देंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा +2। ये हो जाएगा 9 × 1 = 9 +2 और 9 + 2 हमारा हो जाता है 11। तो हमारी जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9sec² - 9tan² + 2 की, वो हो जाएगी 11। इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें गिवन है जो AD है उसकी 6 सेंटीमीटर वैल्यू गिवन है,
AE की 9 सेंटीमीटर गिवन है और EC की 4 सेंटीमीटर गिवन है वैल्यू। हमें फाइंड करनी है BD की वैल्यू, फिर 2BD हमें फाइंड करना है, और हमें एंगल ADE जो है वो x डिग्री गिवन है, और ACB जो है वो भी हमें x डिग्री गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ACB। हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ADE और ACB। ये है हमारा ADE और ये है हमारा ACB। दोनों ट्रायंगल को चलिए हम कॉर्डिनेट प्रूफ करते हैं। तो कैसे कॉर्डिनेट नहीं, सिमिलर प्रूफ करते हैं। दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ट्रायंगल ADE में जो एंगल A है और जो ट्रायंगल ACB में जो एंगल A है वो दोनों हमारे इक्वल है, मतलब कॉमन है। इसका जो एंगल A है, ADE का जो एंगल A है और जो ACB का एंगल A है, दोनों में हमारा एंगल A कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एंगल हमारे पास कॉमन है। नेक्स्ट चीज हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ADE, एंगल ADE, ये जो एंगल हमारा ADE है वो हमारा ACB के इक्वल है। एंगल ACB के इक्वल है क्योंकि दोनों की वैल्यू हमें x डिग्री गिवन है। तो अगर हमारे दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। अगर हमारे दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल हमारे दोनों सिमिलर हो गए हैं। अगर दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर रहेंगे तो इनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में रहेंगी। इसका मतलब हमारा जो हुआ AD जो हुआ वो AC के AD अपॉन AC हो जाएगा, इक्वल्स टू DE अपॉन BC हो जाएगा, इक्वल टू AE अपॉन AB हो जाएगा। जो हमें AD है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 6, और जो AC है हमारा वो हमें AC हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब 9 + 4 13 हो जाएगा हमारा AC। तो यहाँ हो जाएगा 6 अपॉन 13 इक्वल्स टू DE। DE और BC से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको हम इस पार्ट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे आते हैं AE। जो हमारा AE है वो है 9 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 9, और जो हमारा AB है वो हमें नहीं पता है तो हम यहाँ लिख देंगे अपॉन AB। तो ये हमारा हो जाएगा 6 अपॉन 13 इक्वल टू 9 अपॉन AB। 6 अपॉन 13 इक्वल्स टू 9 अपॉन AB। 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 3 जा हमारा हो जाएगा 9। AB इधर आ जाएगा, 2AB इक्वल्स टू 13 3 जा हमारा हो जाएगा 39, और जो हमारा AB हो जाएगा वो हो जाएगा 39 अपॉन 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो AB की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जो AB हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 0.5, 19.5 सेंटीमीटर हमारा A से लेके B तक आ जाएगा। लेकिन हमें फाइंड करना था DB, तो DB क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे जो DB की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी AB माइनस DA। AB है हमारा 19.5 माइनस DA है हमारा 6, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 13.5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा DB हो जाएगा ये हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना था 2DB की वैल्यू, तो 2DB जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 13.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, यहाँ हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6 + 1 7, और 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। बच्चों हमें फाइंड करना था 2DB की वैल्यू, 2BD जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर 5। हमें 2 इक्वेशंस दी गई है, 2x - 5y + 4 = 0 और 2x + y - 8 = 0। हमें बताना है इसके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 10th एग्जाम के लिए। इसके लिए सबसे पहले ये समझते हैं, अगर हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी ऐसे बनती हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी तो उसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन रहेगा जो कि हमारा यूनिक रहेगा। अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहता है, तो हमारी पैरेलल लाइंस रहती है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो सीधे चलती चली जाती है। तो इस केस में हमारे जो रहेगा वो नो सॉल्यूशन रहेगा। एक लाइन का जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो नो सॉल्यूशन रहेगा।
थर्ड में अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब तीनों हमारे इक्वल हैं, तो हमारी आती है कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन हमारी कोइंसाइड करती है, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इस केस में हमारा जो रहेगा, कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो चलिए इसका हमें आंसर फाइंड करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होता है हमारा, ये हमारा a1, पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारा है a1, तो यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन ये है a2, यहाँ पे भी 2 आ गया। ये हमारा b1 है -5 और जो हमारा b2 है वो है 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि जो हमारा a1 अपॉन a2 है वो है हमारा 1 अपॉन 1, और जो हमारा b1 अपॉन b2 है वो है हमारा -5 अपॉन 1। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए जो हमारी लाइंस रहेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी, और इसका सॉल्यूशन जो रहेगा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा यूनिक सॉल्यूशन, ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें फाइंड करना है 11th टर्म ऑफ एपी। ये हमें एपी गिवन है, इसका हमें 11th टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो एपी है हमारा, वो जो हमें गिवन है -3 कॉमा -1 अपॉन 2 कॉमा 2 डॉट डॉट डॉट, जो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा इस एपी का वो हो जाएगा -3। और जो हमारा डी होता है, डी हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो हम यहाँ डी का फॉर्मूला हमारा होता है a2 माइनस a1। जो हमारा a2 है वो है -1 अपॉन 2, इसमें माइनस करेंगे हम a1 को, a1 जो है हमारा वो है -3। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 अपॉन 2, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 6 अपॉन 2, -1 प्लस 6 हमारा हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन 2, और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2.5। तो जो हमारा डी आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2.5। अब हमें इसका 11th टर्म फाइंड करना है। तो जो A11 का फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है a प्लस 11 माइनस 1 डी। तो जो A11 हमारा रहेगा वो हो जाएगा a, फर्स्ट टर्म है हमारा -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 प्लस 11 माइनस 1 हमारा होता है 10, और डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2.5, तो यहाँ लिख देंगे 2.5। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे -3 प्लस 2.5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 25। पॉइंट ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, आ जाएगा 25 हमारा। 25 में जब हम -3 करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 22। तो जो ए ऑफ हमारा 11th टर्म आ गया वो हो जाएगा 22, ये हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें एक स्फीयर गिवन है, ये हमारा स्फीयर है, इसका हमें रेडियस फाइंड करना है क्या होगा, जिसकी हमें इसकी पूरी वॉल्यूम जो गिवन है वो दी गई है 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो 12 पाई के इक्वल है, मतलब जो हमारा 4/3 पाई आर क्यूब है वो हमारा 12 पाई के इक्वल है। यहाँ हम पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा 4/3 जो आर क्यूब है वो हमारा 12 के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारा आर क्यूब हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 4। ये 3 इधर डिवीजन में था, यहाँ पे आके ये मल्टीप्लीकेशन में हो गया, और 4 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में हो गया। अब हम यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा हमारा। जो आर क्यूब हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3 3 जा 9, और जो आर हो जाएगा हमारा, आर क्यूब हमारा 9 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 की पावर 2/3, ये हमारी हो जाएगी आर की वैल्यू। यही हमसे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, तो रेडियस हमारे हो जाएंगे 3 की पावर 2/3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमें गिवन है एचसीएफ
ऑफ 306 एंड 1314 का जो एचसीएफ है वो हमें 18 गिवन है। इसी नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो बच्चों जो इसका फॉर्मूला होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा वो इक्वल होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम के। एचसीएफ हमारा गिवन है 18, तो एचसीएफ की जगह हमें यहाँ रख देंगे 18 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम हमें फाइंड करना है, और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है वो हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाय 1314। तो एलसीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाय 1314 अपॉन 18। 2 9 हमारा 18 हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10 और 2 7 14 हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 3 1 3 0, 3 2 6। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 1 3, यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और 3 4 12। तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाय 657। तो ये हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 22338। ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। हमें दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो दिया गया 0.05। हमें फाइंड करनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, मतलब ए ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों इसके लिए हमारा जो होता है, जो पी ए होगा हमारा और प्लस पी नॉट ए या फिर पी ए का बार, वो हमारा होता है 1 के इक्वल। मतलब ए होने की संभावना और ए ना होने की संभावना दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा 1 के इक्वल आएगा। जो हमारा पी ए है वो है 0.05। तो जो हमारा पी नॉट ए हो जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट ए इक्वल्स टू, या फिर पी ए बार इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। तो ये हमारा हो जाएगा 0.95। तो पी ना होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए या नॉट ए, वो हमारा हो जाएगा 0.95। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 10। हमें फाइंड करना है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। जो बच्चों tan 30 की वैल्यू होती है, जो tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन रूट 3। ये वैल्यू हम इस पे रखेंगे और इसकी आंसर इसका फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है 2, tan 30 की जगह रख देंगे हम लोग 1 अपॉन रूट 3, फिर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, फिर अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 3 हमारा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन यहाँ पे 3 एलसीएम में हो जाएगा तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ये 3 हमारा इधर चला आएगा और ये 3 प्लस 1 मतलब 4 हमारा ये इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 रूट 3। तो ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 2 रूट 3। इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा रूट 3 अपॉन 2। तो बच्चों जो रूट 3 अपॉन 2 होता है हमारा वो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी। एडी हमारा जो है वो परपेंडिकुलर है हमारा बीसी पे, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और हमें गिवन है बीएसी जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। हमें इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन टिक करना है, कौन सा सही है। चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी सी। जो हमारा एबीसी है इसमें जो राइट एंगल है हमारा वो एट ए पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री हमारा ए है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल हमारा 180 डिग्री होता है। यहाँ पे जो हमारा एंगल बी ए सी है वो हमारा 90 डिग्री है।
तो एंगल बी ए सी की जगह हम लिख देंगे 90 डिग्री, यहां लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री के। तो हम एंगल ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम यही रहने देंगे, ये हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180। इसको इधर भेज देंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा -90 डिग्री, और इसको भी इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा एंगल ए सी बी। तो एंगल जो हमारा एबीसी आ जाएगा, एबीसी वो हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए सी बी। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। तो हमने क्या प्रूव किया, एंगल एबीसी को हमने प्रूव किया। ये जो एंगल हो गया हमारा, ये हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। इसी तरह सिमिलरली हम लेते हैं इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हम लेते हैं एक बार ए डी सी। ये ट्राइंगल हम लेते हैं, यहां लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए डी सी। यहां पे हो जाएगा एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स हमारे 180 डिग्री के होते हैं, इसलिए ए डी सी, ए सी डी और डी ए सी तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें जो हमारा 90 डिग्री है वो है ये वाला एंगल। तो अब यहां लिखेंगे जो एंगल हमारा एडीसी है, एडीसी ये हमारा 90 डिग्री है, ये लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। फिर हम यहाँ पे इन दोनों को उधर भेज देंगे, हमें फाइंड करना है एंगल डी ए सी की वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल डी ए सी इक्वल्स टू, डी ए सी को यही रहने देंगे, बाकी इन दोनों टर्म को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। तो एंगल हमारा डी ए सी हो जाएगा 180 में से 90 जब हमारा जाएगा तो हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए सी डी। तो ये जो हमारा डीएसी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एंगल ए सी डी। हमारा एंगल बी भी हमारा 90 माइनस एंगल ए सी बी हो गया, ए सी बी में 90 माइनस कर देंगे, और एंगल डी भी हमारा 90 माइनस एंगल ए सी डी हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे सेकेंड। फिर हम दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ कराना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDA। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो हमारा एंगल ABD है, इस ट्राइंगल का हमारा एंगल ABD ये इक्वल हो जाएगा एंगल हमारा DAC के, एंगल DAC के, क्योंकि एंगल B भी हमारा 90 माइनस एंगल C है और एंगल A भी हमारा 90 माइनस एंगल C है, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, एंगल ADC दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। जब दो एंगल किसी ट्राइंगल के हम इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDA। ये दोनों ट्राइंगल हमारे इसलिए सिमिलर हो गए। जब दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी जो साइड्स है वो हमारे सेम रेशियो में हो जाएंगी। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं जो AD है, AD अपॉन CD हो जाएगा हमारा AD अपॉन CD इक्वल्स टू DB अपॉन DA, DB अपॉन DA इक्वल्स टू AB अपॉन CA, AB अपॉन CA। हमें लाना है AD का स्क्वायर, इसलिए इस टर्म को हम पूरा इग्नोर कर देंगे, इस वाले टर्म को इग्नोर कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा AD का स्क्वायर इक्वल्स टू CD मल्टीप्लाई बाय DB। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू CD मल्टीप्लाई बाय BD, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया है इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज 1, देन हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके जो रूट्स हैं उसका डिफरेंस 1 दिया गया है। तो जो हमारे रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हम यहाँ लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो जो हमारे होते हैं वो होता है अल्फा एंड बीटा।
तो जो अल्फा और बीटा का डिफरेंस दिया गया है वो हमें 1 दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। अब इसी से हमें सॉल्व करके इक्वेशन बनानी है, तो हम यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये भी हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें हम ऐड करेंगे 2 अल्फा बीटा को, यहाँ हम करेंगे प्लस 2 अल्फा बीटा और फिर माइनस करेंगे 2 अल्फा बीटा, फिर ये 1 के इक्वल रहेगा। जब हम किसी इक्वेशन में कोई नंबर ऐड करते हैं और उसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी इक्वेशन फिर वो वही रह जाती है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होता है। तो आप इस हम 2 अल्फा बीटा को इधर ले आएंगे, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा है और फिर यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा है, ये भी हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर ये इक्वेशन हमारी बनेगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 1। तो हमारी इक्वेशन बनी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब चलिए हम अपनी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। हमें जो इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो हमारा सम ऑफ 0 होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस बी अपॉन ए। तो बी है हमारा माइनस बी पहले से है और फॉर्मूला होता है हमारा माइनस फिर माइनस बी अपॉन ए। ए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी अपॉन 1, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का बी। तो अल्फा प्लस बीटा की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी प्लस का बी। और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है वो होता है हमारा अल्फा बीटा, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन ए। तो यहाँ लिखेंगे हम सी अपॉन 1। तो जो हमारा अल्फा बीटा हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी सी। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देंगे और फिर हम इक्वेशन फाइंड कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यूज रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रखेंगे स्मॉल बी, मतलब यहाँ पे स्मॉल बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की जगह हो जाएगा हमारा सी इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल, ये हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल। फिर यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4 सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। जो लीनियर इक्वेशन है हमारी वो है 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस के वाई इक्वल टू 7। सबसे पहले दिया गया है हमारी ये पैरेलल लाइन से और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। जरा बच्चों एक चीज समझिएगा, जैसे हमारी लीनियर इक्वेशन दी गई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों की दोनों इक्वेशन की जो लाइंस है हमारी अगर ये पैरेलल है तो हमारा क्या रहेगा, तो हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, हम ये कह सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा हुआ ये जो इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हुई। और सेकंड है हमारी 2x माइनस के वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये इधर हमारा प्लस 7 है, ये इक्वल्स टू के इधर आके हमारा माइनस 7 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं ये हमारा a1 है ये a2 है, हम यहाँ तो हम यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन माइनस के, 6 अपॉन माइनस के इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 7। ये हमारी पैरेलल लाइंस पे होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब हमें इन दोनों पार्ट से मतलब रखना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 अपॉन 2 इक्वल टू 6 अपॉन माइनस के, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन माइनस के। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 4 के इक्वल्स टू 12।
तो जो हमारा हो जाएगा k की वैल्यू वो हो जाएगी प्लस का 12 अपॉन -4। यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके ये डिवीजन में हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। जो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी वो हो जाएगी -3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है इन एन एपी फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है 3, a इक्वल टू 3 है, एंड जो दिया गया नंबर ऑफ टर्म हमारा वो दिया गया है 8, एसएन दिया गया है वो है 192, हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है एसएन का वो होता है एसएन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा बच्चों एसएन का फॉर्मूला होता है। एसएन हमें गिवन है 192, तो एसएन की जगह हमें यहाँ लिख देंगे 192 इक्वल्स टू जो एन एन है हमारा वो है 8, टर्म हमारे 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 8 अपॉन 2 फिर ब्रैकेट में 2a, फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1, और यहाँ पे d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 192 इक्वल्स टू 4, 2 3 जा हमारा होता है 6, तो यहाँ हम लिख देंगे 6 प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7 d। अब यहाँ पे ये 4 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके ये डिवीजन में हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 192 अपॉन 4 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 टी। अब यहाँ पे हम कट करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी। अब 6 इधर प्लस में है, इधर इसको बुलाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 48 माइनस 6 इक्वल्स टू 7 डी। 48 में जब 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारा बचेगा 42, तो 42 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 डी। तो डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 42 अपॉन 7, तो जो डी हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 7 6 42, तो डी हमारा हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें गिवन है इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसकी जो जीरोस हमें गिवन है वो है a माइनस बी और a प्लस बी, हमें इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों जो हमारा जीरोस होते हैं वैसे तो वो होते हैं अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में, तो वो हमारे इसमें दिए गए a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो उसको हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो जो हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वो हो जाएगा माइनस बी, बी है हमारा यहाँ पे -4, तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे माइनस फिर -4 अपॉन ए, ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1, तो जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है वो हमारा हो जाएगा प्लस का 4। बट जो हमें अल्फा और बीटा है, जो जीरोस हमारे अल्फा बीटा के फॉर्म में, वो हमारा अल्फा जो है वो मान लेते हैं a माइनस बी है, और जो हमारा बीटा है वो मान लेते हैं a प्लस बी है। तो हम यहाँ पे अल्फा की जगह लिखेंगे a माइनस बी और बीटा की जगह लिखेंगे हम a प्लस बी, a प्लस बी। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा ये हो जाएगा 4 के इक्वल, तो माइनस बी से प्लस बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा 2a है वो हो जाएगा 4 के इक्वल, और जो हमारा a हो जाएगा वो हो जाएगा 4 अपॉन 2। जो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अ डेटा हैज 13th ऑब्जर्वेशन। एक डेटा है जिसमें 13 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसको अरेंज किया गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से सबसे बड़ा पहले है, इस तरह छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा करके 13th ऑब्जर्वेशन तक किया गया है। उसके बाद हमें बताना है विच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट द मीडियन ऑफ द डेटा, हमें बताना है कौन सा ऑब्जर्वेशन इसका मीडियन रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है वो ऑड टर्म्स के लिए, ये हमारा 13 ऑड टर्म है, तो ऑड टर्म के लिए होता है nth प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। ये हमारा बच्चों होता है मीडियन का फॉर्मूला। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू nth टर्म है हमारा 13th टर्म, तो यहाँ लिखेंगे हम 13th प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हमारा हो जाएगा 13 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 14 अपॉन 2, तो 14 अपॉन 2 जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 7th ऑब्जर्वेशन। तो जो इसका मीडियन आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा 7, इसका जो मीडियन हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
इसमें हमें दिया गया है एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। हमें 6, 72 और 120 का एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 6 का होता है हमारा 2 3 या 6 और 3 1 जा 3। 72 का हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। एंड 120 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हो जाएगा 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना है 6, 72 और 120 का। हम यहाँ लिखेंगे 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारा वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जो 72 का है हमारा पीएम प्राइम फैक्टराइजेशन वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड जो हमारा 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें एलसीएम लेने के लिए जो इसमें कॉमन टर्म है उसको पहले साइड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पूरा 2 जो है तीनों में आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। फिर यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है इन दोनों में, यहाँ लिखेंगे 2। फिर यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, इसमें लिखेंगे हम 2। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो ये पूरा 3 हम बाहर ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। एक 3 ये बचा है और एक 5 ये बचा है, इन दोनों को फिर आगे लिख देंगे। पहले जो हमको कॉमन मिला वो हमने ले लिया, फिर जो दो में कॉमन था वो भी हमने ले लिया, और फिर जो सिंगल टर्म है वो भी हमने ले लिया। तो इसका जो एलसीएम हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा इसका, हम यहां लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 इक्वल्स टू 360। जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 360। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। हमें जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो ए है 4, 10 और बी है 7, -6। तो जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे हम a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट a है वो है 4, 10। ये हमारा है x1 और ये हमारा है y1। और ये जो हमारा पॉइंट b है वो है हमारा 7, -6। ये हमारा x2 है और ये है हमारा y2। चलिए अब इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे ab इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां लिखेंगे अंडर रूट 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -6, यहां लिखेंगे -6, फिर -10 का -6 माइनस प्लस 10 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 7 में से जब 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 3। तो यहां हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस -6 -10 हमारा हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 प्लस -16 को जब हम -16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम -16 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 256। माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, इसलिए प्लस का 256 हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 256। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 प्लस 256 हमारा होता है अंडर रूट 265। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा इसका। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये एजर्सन रीजन वाला हमारा क्वेश्चन। एजर्सन में हमें गिवन है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर इज 8√2। मतलब हमें एक स्क्वायर गिवन है, इसका डायगोनल अगर हमारा होगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या इसकी जो साइड होगी स्क्वायर की क्या वो 8√2 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारा ए बी सी डी, ये हमारा एक स्क्वायर है। स्क्वायर के सारे एंगल हमारे होते हैं 90 डिग्री के। तो जो हमारा ये वाला एंगल होगा ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे
बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल है 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, एक इसमें बेस होगा और एक इसमें परपेंडिकुलर होगा। तो AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो हमारा होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं स्क्वायर की हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसको हम x मान लेते हैं, इसको भी हम x मान लेते हैं, ये भी हमारी x हो जाएगी और ये भी हमारी x हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256, तो यहाँ हम लिखेंगे 256 इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो जो हमारा 2x स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारा 256 के इक्वल, जो हमारा x स्क्वायर है वो हो जाएगा 256 अपॉन 2। तो जो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 128। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी वो हो जाएगी रूट ओवर 128। अब इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा x की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। यहाँ पे हमारा 2 का पेयर हो गया, ये हमारा 2 का पेयर हो गया, ये हमारा 2 का पेयर हो गया, ये अलोन रह गया। तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। जितने भी स्क्वायर वाले टर्म है वो हमारे अंडर रूट के बाहर आ जाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और अंडर रूट में एक 2 हमारा बच जाएगा। तो जो हमारे x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 रूट 2 सेंटीमीटर। यही हमें गिवन था। अगर डायगोनल हमारा 16 सेंटीमीटर है तो क्या उसकी साइड हमारी 8 रूट 2 सेंटीमीटर होगी? जी बिल्कुल होगी। अगर डायगोनल हमारा 16 सेंटीमीटर तो हमने प्रूफ कर दिया जिसकी साइड होगी वो 8 रूट 2 सेंटीमीटर होगी। तो एजर्शन हमारा सही हो गया है। अब चलिए रीजन पढ़ते हैं। रीजन हमें गिवन है इन राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स। ये हमारा होता है, अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो हमारा होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो रीजन और एजर्शन हमारे दोनों ट्रू है और रीजन इज द बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन है हमारा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एजर्शन में हमें गिवन है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, मतलब जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो ये एकदम सही है हमारा। जैसे कि मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल px है, जो भी हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है उसका मतलब होता है हमारा 0x² प्लस 0x प्लस 0, मतलब इस पे जो है डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है हमारी। तो जो हमारा डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है उसमें x जो वेरिएबल्स होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं, ये जो x का टर्म है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स और ये जो ये है हमारे इसको बोलते हैं जीरो, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर और x हमारा वेरिएबल है, इसमें ये भी जीरो होता है और कोफिशिएंट भी हमारा जीरो होता है। जो जीरो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट हमारे दोनों के दोनों जीरो ही होते हैं, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड होती है। तो एजर्शन हमारा ट्रू है। रीजन में हमें गिवन है डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अब ये समझिएगा जरा, हम यहाँ पे लेते हैं p डैश x, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब वेरिएबल्स में हमारा x की पावर जीरो होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं 6x की पावर जीरो, तो इसको हम लिखेंगे, ये हम लिख सकते हैं 6, क्योंकि x की पावर जीरो हमारी होती है 1 के इक्वल, तो 6x की पावर जो जीरो है हमारी वो 6 आ जाएगी। इसको हम बोलेंगे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, इसकी जो डिग्री है वो भी हमारी होगी जीरो, पर ये दोनों हमारे अलग अलग हैं। ये हमारा टोटल जीरो पॉलिनोमियल है, मतलब इसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों ही हमारे जीरो रहेंगे। लेकिन ये जो हमारा है इसमें वेरिएबल x की पावर जीरो है, लेकिन जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो हमारा इसमें 6 आ रहा है, इसलिए हमारा एजर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट द बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ये हमारा इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये दोनों ही हमारे ट्रू रहेंगे इस केस में। हेलो बच्चों, मैथ शो में हम लोगों ने सैंपल पेपर 4 का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी, सेक्शन सी हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे और सेक्शन डी और सेक्शन ई थर्ड पार्ट में लेके आएंगे।
होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके उसको दूंगा। और बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2 एंड सैंपल पेपर 3 अपलोड किया हुआ है। आप उस पे विजिट करके देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 के एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसमें, जो कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं, वो आप देखिएगा, और फिर इस क्वेश्चन इन पेपर को भी देखिएगा। ये सब आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।